फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों, शेयर मार्केट से पैसा कमाने का दो तरीका है। एक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा है शॉर्ट टर्म, जिसको हम ट्रेडिंग भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो हम लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, जैसे 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर या 10 साल, तो उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जिसमें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, एक दिन या कुछ वीक या कुछ मंथ तक जिसमें हम पैसा डालते हैं, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। तो ये जो दो तरीके हैं पैसा कमाने के, तो इन दोनों तरीके में अलग अलग तरीके से एनालिसिस होता है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है तो इसमें होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है तो इसमें होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें बेसिकली चार्ट को देखा जाता है। ठीक है, और चार्ट को देख के प्रिडिक्ट किया जाता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं ओनली फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरा एंड तक देख लिया बिना स्किप के, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरा तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस आसानी से कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करें तो ये होता है कि किसी भी कंपनी का उसके असली हेल्थ को चेक करना, जैसे कि उसका प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू, उसका डेटर्स, उसका कैश फ्लो, मतलब ओवरऑल ये मालूम करना कि ये कंपनी स्ट्रांग है या नहीं, उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों, किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए उस स्टॉक का बहुत सारा डेटा चाहिए होगा। तो ये डेटा आपको मिलेगा कहाँ से? ये बहुत ही आसान है। हर कंपनी 3 मंथ में अपना एक क्वार्टरली रिपोर्ट निकालती है, और हर कंपनी एक साल में एक अपना एनुअल रिपोर्ट निकालती है, जिसके अंदर उस कंपनी का सारा डेटा मिल जाएगा। आपको जो जो चीज़ चाहिए स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, उसमें सारा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपको डेटा मिलेगा कहाँ से? ये आप एनएससी और बीएससी के वेबसाइट से जाके स्टॉक का डेटा निकाल सकते हो, या फिर आप किसी भी स्टॉक, जैसे आप मान लो रिलायंस के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप सिंपल रिलायंस के वेबसाइट पे जाओगे, साइट से जाके आप उसका एनुअल डेटा या क्वार्टरली रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। उसके अंदर सारा डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब मान लो आपने एक स्टॉक का जाके अपने डेटा निकाल लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझो, एक स्टॉक का डेटा 300 से 400 पेजेस का होता है। ठीक है, तो एक न्यू ट्रेडर को 300 से 400 पेज को डेटा को पढ़ना और उसमें इन्वेस्ट करना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जो न्यू ट्रेडर है तो उनके लिए तो बिल्कुल ही मुश्किल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ा आगे इंपॉर्टेंट डेटा क्या क्या है और ये आपको कहाँ मिलेगा। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा, मैं घबराना नहीं है, बस ध्यान से आप समझो। ठीक है, और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ज्यादा मैं आपको यहाँ वहाँ नहीं ले जाऊंगा जो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उसी के बारे में बात करेंगे। मैं लास्ट में एक स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके भी दिखाऊंगा, मतलब कि बस आप समझ जाओ। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं इसको। अब आप यहाँ पे देखो और ध्यान से समझो। फर्स्ट है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है सही कीमत पर सही चीज मिल जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे मान लो आप एक प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो जिसका प्राइस है 1 करोड़, लेकिन वो प्रॉपर्टी के आसपास ना कोई मार्केट है, ना कोई स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है, मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वही प्राइस पे दूसरा जगह आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है जिसके पास मार्केट भी है, हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है, सब कुछ है। उस प्रॉपर्टी के पास मार्केट वगैरह सब कुछ है, वो भी आपको 1 करोड़ में मिल रहा है। तो आप कौन सा प्रॉपर्टी खरीदोगे? वो प्रॉपर्टी खरीदोगे जिसके पास कुछ नहीं है, या फिर आप वो प्रॉपर्टी खरीदोगे जिसके पास सब कुछ है? ऑब्वियसली आप वही प्रॉपर्टी खरीदोगे जिसके पास सब कुछ है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में होता है। जैसे मान लो यहाँ पे दो शेयर है और दोनों शेयर का फेयर वैल्यू सेम है 100 रुपया। ठीक है, तो जो पहले वाला शेयर है वो 100 का ही मिल रहा है, लेकिन जो दूसरा शेयर है वो 150 का मिल रहा है, क्योंकि मार्केट उसको ज्यादा भाव दे रहा है, हालांकि दोनों का फेयर वैल्यू सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में आप कौन सा शेयर खरीदोगे? एक जो ओवर वैलिड है, मतलब 150 का है, वो खरीदोगे,
या एक जो अपने फेयर वैल्यू पे चल रहा है, 100 रुपए पर चल रहा है, या वो खरीदोगे? ऑब्वियसली आप 100 रुपए वाला खरीदोगे जो अपने फेयर वैल्यू पे चल रहा है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि कौन सा शेयर हमें सस्ता मिल रहा है और कौन सा शेयर हमें महंगा मिल रहा है। अब यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो किसी भी स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करना है वो स्टॉक का नेम, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। मैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को ले लेता हूँ, सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप नीचे आओगे और नीचे आने के बाद आपको एक साइड मिल जाएगा अल्फा स्प्रीड, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखोगे रिलायंस इंडस्ट्री का यहाँ पे स्टॉक ओपन हो गया है। फिर उसके बाद से आप थोड़ा नीचे करोगे तो यहाँ पे देखो इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा हुआ है रिलायंस का 1414, मतलब 1414 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अभी करंट में इसका प्राइस कितना चल रहा है? अभी करंट में इसका प्राइस चल रहा है 1384, मतलब 1384 इसका प्राइस चल रहा है। लेकिन इसका रियल वैल्यू है 1414। अभी इस स्टॉक का प्राइस होना चाहिए 1414 होना चाहिए, लेकिन ये चल रहा है ओनली 1384 पे चल रहा है। मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड है, मतलब अपने भाव से भी कम में चल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बाई कर सकते हैं, मतलब जो स्टॉक का वैल्यू हो और वैल्यू से अपने कम प्राइस पे मिल रहा हो वो हमें बाई करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्रिंसिक वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मान लो आपने इंट्रिंसिक वैल्यू किसी स्टॉक का निकाल लिया, ठीक है। अब आप आओगे वो स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जो देखा जाता है वो होता है मार्केट कैपिटल, जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे। तो ये जो मैंने डेटा लिया हुआ है, ये लिया हुआ ग्रो ऐप से डेटा लिया हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। हर डीमेट अकाउंट में ही डेटा मिल जाता है, आपको किसी कंपनी वेबसाइट यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हर ब्रोकर ऐप से ही आप डेटा ले सकते हो, जैसा कि मैंने ये लिया हुआ है ग्रो ऐप से डेटा। तो यहाँ पे देखो मार्केट कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस कंपनी का वैल्यू कितना है। जैसे सिंपल भाषा में समझो, अगर आपको ये कंपनी खरीदना है तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स जो कंपनी है इसका मार्केट कैपिटल है 2,52,823 करोड़। अगर ये कंपनी आपको खरीदना है टाटा मोटर्स का, तो आपको यहाँ पे 2,52,823 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। तो मार्केट कैपिटल से हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि कौन सा कंपनी कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अब सवाल आता है कि किस अमाउंट से आप मालूम करोगे कि कंपनी बड़ा है कि छोटा है? तो इसका जवाब ये है, किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज्यादा होगा तो वो कंपनी बड़ा है, और अगर 20,000 करोड़ से कम होगा तो वो कंपनी छोटा है। और अगर आप बड़े कंपनी में पैसा लगाते हो तो वहां पे रिस्क कम हो जाता है, पैसा डूबने का चांस कम हो जाता है। और अगर आप छोटे कंपनी में पैसा लगाते हो तो वहां पर रिस्क बढ़ जाता है, पैसा डूबने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है पीई रेशियो। क्या होता है पीई रेशियो? पीई रेशियो को समझने से पहले हमें समझना होगा सबसे पहले ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? पर शेयर पे कितना अर्निंग हुआ। तो यहाँ पे देखिए टाटा मोटर्स के अंदर यहाँ पे ईपीएस है 57.43, यानी पर शेयर पे यहाँ पर टाटा मोटर्स हमें 57.43 रुपीज कमा के दे रहा है। और अब आते हैं पीई रेशियो पर। पीई रेशियो का मतलब क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग। यहाँ शेयर प्राइस से अर्निंग को डिवाइड कर देंगे तो हमें पीई रेशियो निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 11.96, ये टाटा मोटर्स का पीई रेशियो है, ठीक है। अब मेन बात आता है कि पी रेशियो का इसमें काम क्या है, मतलब क्या है। तो चलिए उसको समझते हैं हम। मेन बात तो यही है, देखिए किसी भी कंपनी में कितना पैसा लगाएं तो कितना प्रॉफिट होगा, ये पीई रेशियो से पता चलता है। जैसे टाटा मोटर्स में आप 11 रुपए लगभग लगाओगे तो आपको यहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमें यहाँ पे पी रेशियो से पता चल जाएगा कि 1 रुपए कमाने के लिए हमें कितना रुपए लगाना पड़ेगा। और आप जब भी पैसा लगाओगे तो आप ये देखना जितना कम पीई रेशियो हो उतना बेहतर होता है। जैसे ये देखो रिलायंस पावर का पीई रेशियो है 6.22 है, मतलब लगभग 6 रुपए दे के आप इसमें 1 रुपया प्रॉफिट कमा सकते हो। अब बात आता है यहाँ पे कौन सा पीई रेशियो अच्छा होता है।
पी रेशियो जितना कम हो उतना बढ़िया है, और माना जाता है कि 20 से कम पी रेशियो हो तो वो अच्छा होता है, और अगर 1 से 5 के आसपास पी रेशियो मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कंपनियां हैं, एक है टाटा मोटर्स और दूसरा है रिलायंस पावर। तो आप बताओ किसमें आप पैसा लगाओगे? कमेंट में बताओ, मुझे भी तो पता चले कि आप समझ भी रहे हो या नहीं। सिंपल भाषा में बात करें तो हमें पीई रेशियो से ये पता चलता है कि कितना रुपए लगाना पड़ेगा हमें 1 रुपए कमाने के लिए। तो यहाँ पे पीई रेशियो हो गया, ईपीएस हो गया। अब बात करते हैं इंडस्ट्री पीई रेशियो के बारे में। इंडस्ट्री पीई रेशियो क्या होता है? देखो, कई बार क्या होता है, कंपनी तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार ये होता है कि पी रेशियो हाई होता है। मतलब जैसे आप यहाँ पे देखोगे, टाटा मोटर्स में 11 का पी रेशियो है। कई सारी कंपनी मिल जाएगी जहाँ पे 25-30 का पी रेशियो हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उसमें आपको इंडस्ट्री का पीई रेशियो देखना होता है। जैसे यहाँ देखो, आप इंडस्ट्री का पी रेशियो है 26.62। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडस्ट्री का पी रेशियो तो 26 है। इससे अच्छा तो ओनली पी रेशियो है जो इंडस्ट्री से बेहतर है। इससे इंडस्ट्री के पी रेशियो से हमें पता चलता है कि स्टॉक का पी रेशियो सही है या नहीं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बुक वैल्यू के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसको एक लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लो आज के दिन ही ये कंपनी बंद हो जाता है, मतलब टाटा मोटर्स आज के दिन ही बंद हो जाती है, तो आपको एक शेयर पे कितना रुपया मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है बुक वैल्यू पे, ठीक है। जितना बुक वैल्यू होगा उस स्टॉक का, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टाटा मोटर्स का प्राइस चल रहा है लगभग 681 है, ठीक है, और इसका बुक वैल्यू है लगभग 301। तो इसका मतलब यह है कि अगर आज ही के दिन टाटा मोटर्स बंद हो जाएगा तो आपको एक शेयर पे 301 रुपए मिलेगा। तो बुक वैल्यू का मतलब ये होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पीबी रेशियो के बारे में। पीबी रेशियो का मतलब प्राइस अपॉन बुक वैल्यू, जो आपने भी बुक वैल्यू समझा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्राइस चल रहा है लगभग 681, ठीक है, और इसका बुक वैल्यू कितना है, 301 है लगभग। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा पीबी रेशियो निकल आएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 2.27 है पीबी रेशियो। तो मेन बात यह है कि पीबी रेशियो को देख के हमें क्या पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो, पीबी रेशियो को देख के हमें ये पता चलता है कि अगर हम इसमें 2.27 रुपीज लगाए हैं तो हमें 1 रुपया मिलेगा। मतलब कि जितना पीबी रेशियो होगा उतने पर आपको 1 रुपया मिलेगा अगर कंपनी बंद होती है तो। जैसे हमने बुक वैल्यू को समझा था कि पर शेयर पे हमें कितना रुपया मिलेगा, ठीक है, तो उसको और हम शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि अगर हमने 2.27 रुपीज अगर हमने लगाए हैं तो 2.27 रुपीज पे हमें यहाँ पे 1 रुपया मिलेगा अगर कंपनी बंद होती है तो। तो अब बात आती है कि कौन सा पीबी रेशियो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो, जितना कम पीबी रेशियो हो उतना बेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे 1-2 पीबी रेशियो को बेस्ट माना जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है? देखो, जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स मतलब जो उधार देते हैं कंपनी को, ठीक है। तो जो डेटर्स होते हैं, जो कंपनी को उधार देते हैं, वो उधारी के बदले कंपनी से ब्याज लेते हैं। मतलब जो कंपनी में उन्होंने पैसा दिया तो उसके बदले तो कुछ ना कुछ लेंगे ही, तो वो ब्याज लेते हैं। और इक्विटी वो होती है जो कंपनी की ओनरशिप के बदले पैसा देती है कंपनी को। तो यहाँ पे खुद ही सोचो, अगर कंपनी के डेटर्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो कंपनी के ऊपर ज्यादा उधार हो जाएगा, ज्यादा उधार होगा तो ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा कंपनी को, जो कि सही नहीं है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो एक बैलेंस रेशियो में होना चाहिए। जैसे यहाँ हम टाटा मोटर्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 0.62 है। इसका मतलब है कि लगभग 1 रुपए की इक्विटी पर 0.60 का कर्ज टाटा मोटर्स ने ले रखा है। अब बात आती है, कौन सा डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बेस्ट होता है। तो देखो, सिंपल सी बात है, जितना कम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रहे उतना बढ़िया होता है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे एक ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होना चाहिए, और यहाँ पे टाटा मोटर्स का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.60। तो ये बेहतर है अभी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। अब यहाँ तक अपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, सारे रेशियो देख लिए जो जो रेशियो इसमें होता है। अब इसके बाद आता है
शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। वो क्या है वो भी आप समझ लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग परसेंटेज ज्यादा है तो यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि वो कंपनी में दम है, तभी इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी में। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनका काम ही होता है इन्वेस्ट करना। काफी एक्सपर्ट होते हैं एंड काफी डीपली सर्च करते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। ठीक, तो अगर आपको दिखे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इनका फॉरेनर इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, तो आप उस कंपनी में ये देख के पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो प्रमोटर्स होते हैं ये कौन होते हैं? ये खुद वो कंपनी के मालिक होते हैं जो यहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो प्रमोटर से हमें ये पता चलता है, अगर कंपनी के मालिक ही अगर पैसा ना लगाए अपनी कंपनी में, इनका परसेंटेज ज्यादा ना हो, तो दूसरा कोई और कैसे लगाएगा पैसा? क्योंकि उनके जब खुद की कंपनी में भरोसा नहीं रहेगा कि ये मार्केट ग्रो करेगा, तो पैसा नहीं लगाएंगे। जब वो ही नहीं लगाएंगे तो कोई और भी नहीं लगाएगा पैसा। तो प्रमोटर्स को देख के हमें मालूम ये चलता है कि हाँ, वो कंपनी के लोग, वो कंपनी के मालिक भी उसमें पैसा लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो टाटा मोटर्स में यहाँ पे प्रमोटर जो है यहाँ पे 42% है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रमोटर्स के पास ही शेयर है। तो मतलब जो टाटा मोटर्स के ऑनर्स है तो उनको लगता है यहाँ पे कि हाँ, हमारी कंपनी ग्रो करेगी, तभी वो अपनी कंपनी पैसा लगा है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो रिटेल में 23% लोगों के पास शेयर है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशन भी है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे पैसा लगाए हुए हैं। मतलब ये सब चीज देख के आप मालूम कर सकते हो ये कंपनी एक अच्छा कंपनी है। आता है लास्ट टॉपिक, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है? ये बहुत जरूरी है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, बैलेंस शीट को चेक करना। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, तो उनको बैलेंस शीट को समझने में थोड़ा मुश्किल आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा इसके बाद से आप बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। यहाँ पे समझो, चाहे कोई भी कंपनी हो वो कुछ ना कुछ बेचती है, चाहे वो सर्विस बेचती हो या चाहे वो प्रोडक्ट बेचती हो। उसको बेचने से एक तो उसकी रेवेन्यू होती है और कमाई होती है, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रॉफिट। मतलब रेवेन्यू में से जो खर्चा वगैरह काट के, सब कुछ काट के जो बचता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट। अब आप कोई कंपनी को देख के आप कैसे पता करिए कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है या नहीं? तो वो जानने के लिए हम आ जाते हैं अपने ग्रो ऐप के अंदर। उसमें फाइनेंस के ऑप्शन में देखो, यहाँ रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड नेटवर्क का 3 ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे देखोगे व्यू डिटेल्स का ऑप्शन, इस पे अगर आप क्लिक करते हो, उसके बाद से यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको मिल जाएगा जो कि आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हम इससे बाहर निकल आते हैं, यहीं पे देखते हैं हमें फाइनेंस के ऑप्शन में जो हमें दिखता है 3 ऑप्शन, रेवेन्यू मतलब जितना भी सेल हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, प्रॉफिट मतलब सेल वगैरह में से कट कुट के जो बचा प्रॉफिट वो यहाँ पे प्रॉफिट दिख जाएगा, एंड नेक्स्ट ऑप्शन नेटवर्क। तो पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर जितना भी सेल हुआ है, कमाई हुआ है, वो यहाँ पे आप रेवेन्यू के ऑप्शन में देख सकते हो। और ये यहाँ पे आप ईयरली और क्वार्टरली भी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। हर कंपनी ईयरली एंड क्वार्टरली अपना रिपोर्ट निकालती है, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको कोई वेबसाइट वगैरह यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको सारा डेटा वही स्टॉक में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे रेवेन्यू में यहाँ पे हर साल सेल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट है 2,52,000 करोड़, फिर यहाँ पे 2,81,000, फिर यहाँ पे लास्ट है 4,46,000 करोड़। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप प्रॉफिट अगर देखोगे, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे माइनस में हो गया है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट ही माइनस में है, 13,000 करोड़ माइनस में चला गया, फिर ऐसे माइनस माइनस में गया है। फिर यहाँ पे जो लास्ट प्रॉफिट है, सेकेंड लास्ट से कम है यहाँ पे प्रॉफिट, 23,000 करोड़ है, बल्कि उससे एक साल पहले 32,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो आप इस कंडीशन में क्या करोगे? आप सोचोगे रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे नेटवर्थ को। कई बार क्या होता है, कंपनी तो सेल करता है, पैसा कमाता है, लेकिन वो अपने कंपनी को ग्रो करने में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, जिसे ब्रांड बिल्ड करने में कर देता है इन्वेस्ट, या एडवर्टाइजमेंट में पैसा इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन वो अपने कंपनी को ग्रो करने में ही कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर देता है, इसलिए वो प्रॉफिट में नहीं दिखता है। तो ये हम पता करेंगे नेटवर्थ से। तो यहाँ पे नेटवर्थ में आप देखोगे, यहाँ पे कंपनी धीरे धीरे ग्रो करता गया है। यहाँ पे देखोगे पहले तक कंपनी 56,000 करोड़,
और यहाँ पे भी लास्ट में देखो कंपनी कितना हो गया है, 1,22,754 करोड़ का यहाँ पे कंपनी हो गया है। यहाँ पे देखो कंपनी धीरे धीरे बढ़ती जा रहा है, इसका नेटवर्थ बढ़ता जा रहा है। भले प्रॉफिट दिखे या ना दिखे, लेकिन यहाँ पे हमें नेटवर्थ से पता चल जाएगा ये कंपनी ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हें ही देख के काफी कुछ पता लगा सकते हो। हाँ, अगर आपको एकदम डीप में रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है किसी स्टॉक को, तो उस कंडीशन में आप जाके बैलेंस शीट आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आप 85-90% यहाँ पे फाइनेंस के ऑप्शन से या पर रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ को ही देख के आप मालूम कर सकते हो सही स्टॉक है या नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें थे जो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चलिए मैं आपको किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ, और भी आसान तरीके से। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो तो आपको एक ऐसे ही चेकलिस्ट बना लेना है। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही आप चेकलिस्ट बना लोगे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। तो यहाँ पे देखो चेकलिस्ट ऑफ टीसीएस स्टॉक, मतलब एक टीसीएस स्टॉक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसमें हमें देखना क्या क्या है, हम इसको और शॉर्ट में कर दिए हैं। यहाँ पे देखो इंट्रिंसिक वैल्यू, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, शेयर होल्डिंग, प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। ठीक है, तो इसको हम और शॉर्ट में कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें बस इतना ही चीजों को देख के आप मालूम कर सकते हो। जैसा कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस स्टॉक में। ठीक है, तो आपको इसमें इन सभी को चेक करना है। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ टीसीएस। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा अल्फा स्प्रिट्स का, तो इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे टाटा कंसल्टेंसी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे इसका जो प्राइस चल रहा है 3004 है, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 3004 है। ठीक है, लेकिन अभी जो मार्केट कितने पे चल रहा है इसका, 3157 पे ये अभी चल रहा है। मतलब 3157 रुपये इसका प्राइस है और इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 3004। मतलब ये अभी ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मतलब इसका प्राइस होना चाहिए 3004, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 3004, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवर वैल्यूएशन। 3004 इसका प्राइस होना चाहिए, लेकिन इसका प्राइस है 3157। तो ये अभी ओवर वैलिड है। ठीक है, अगर आपको ऐसे स्टॉक दिखे तो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए ये स्टॉक ले लेता हूँ, बस आपको समझाने के लिए। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू सही नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको रॉन्ग कर देंगे। अब उसके बाद आपको इसमें क्या देखना है, इसमें आपको देखना है आप मार्केट कैपिटल। तो मार्केट कैपिटल आपको कहाँ पे मिलेगा, अब आप यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे फंडामेंटल्स के ऑप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस मार्केट की वैल्यू क्या है, ये है 11,41,959 करोड़ का ये मार्केट है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, 20,000 करोड़ से अगर ज्यादा का मार्केट हो तो उसको बड़ा माना जाता है। ठीक है, तो उसमें आपका रिस्क कम हो जाता है। तो यहाँ पे तो काफी बड़ा है, 11 लाख करोड़ का मार्केट है। ठीक है, तो इसमें हम टिक कर देते हैं यस। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है हमारा, पी रेशियो। पी रेशियो चेक करना है, यहाँ पे पी रेशियो देखो कितना है, 23 है पी रेशियो। और अच्छा पी रेशियो किसको माना जाता है, अंडर 20 को माना जाता है अच्छा पी रेशियो, और 1 से 5 के आसपास हो लगभग तो वो बेस्ट होता है। तो यहाँ पे 23 है पी रेशियो। अब यहाँ पे आप पी रेशियो को देख के आप यहाँ पे स्टॉक को आप नहीं छोड़ सकते। पी रेशियो के बाद आपको इंडस्ट्री पी रेशियो भी देखा जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा पीबी रेशियो। पीबी रेशियो को देख के हमें ये पता चलता है कि अगर इस कंपनी में पीबी रेशियो जो होगा उतना रुपया लगा हो, तो वहां पे अगर ये कंपनी बंद होता है तो हमें 1 रुपया मिलेगा जितना पीबी रेशियो होगा। तो यहाँ पे जो पीबी रेशियो 12 है, तो अगर ये कंपनी में हमारा 12 रुपया लगा हो तो यहाँ पे हमारा 1 रुपया बनेगा। तो यहाँ पे पीबी रेशियो हमें कितना देखना है, 1, 2, 3, बस इससे ज्यादा पीबी रेशियो नहीं देखना है। तो इसको भी हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, डेब्ट यानी डेटर्स, मतलब कितने लोग हैं जो कंपनी को कर्ज दिए हुए हैं। डेटर्स मतलब जो कर्ज देते हैं कंपनी को ब्याज के बदले, एंड इक्विटी मतलब जो कंपनी के ओनरशिप के बदले जो पैसा देते हैं। तो यहाँ पे इनका भी रेशियो बैलेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो टीसीएस का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.10, मतलब ये एक इक्विटी पे 0.10 का कर्ज ले रखा है। तो ये अच्छा है, इसने काफी कम कर्ज ले रखा है। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मिनिमम 1 या 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 या 2 से काफी कम है। नेक्स्ट देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। ठीक है, इतना देखने के बाद अब आ जाओगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में। तो इसको आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ गए तो यहाँ पे लिखा है
शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें हमें क्या क्या देखना है, प्रोमोटर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशन एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तीन चीज देखना है। तो प्रोमोटर्स यहाँ पे देखोगे 71% है यहाँ पे, मतलब जो कंपनी का ऑनर है उनका ही यहाँ पे शेयर 71%, मतलब ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ही अच्छा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी है इसमें एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ओनली 6% है, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख के हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट एंड नेटवर्थ। प्रॉफिट एंड नेटवर्थ देखने के लिए हमें ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ पे फाइनेंस का ऑप्शन है, इसमें देखो यहाँ पे फर्स्ट है रेवेन्यू, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, फिर यहाँ पे नेटवर्थ। तो रेवेन्यू में आप देखोगे यहाँ पे ईयरली कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे हर साल रेवेन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, मतलब कंपनी हर साल अच्छा खासा सेल कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। फिर उसके बाद प्रॉफिट में भी देखोगे हर साल प्रॉफिट भी इसका बहुत अच्छा है, काफी अच्छा प्रॉफिट है यहाँ पे। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट जो दो देखोगे 46,000 करोड़ है, 48,000 करोड़ है। फिर अब उसके बाद से नेटवर्थ में आप इसको देखोगे तो यहाँ पे नेटवर्थ भी बढ़ता हुआ जा रहा है, 91,200 करोड़, 91,300 करोड़, लास्ट है 95,771 करोड़। मतलब रेवेन्यू, प्रॉफिट, नेटवर्थ ये सब सही है, लेकिन बाकी जो रेशियोज हैं तो उन अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। ऐसे आप एक चेकलिस्ट बना लोगे, चेकलिस्ट बना के आप उसमें चेक करोगे कौन कौन से पॉइंट में सही है, कौन कौन से पॉइंट्स में सही नहीं है। अगर सारे पॉइंट्स में सही हो वो काफ़ी अच्छा कंपनी होगा, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर जो पॉइंट्स आप बनाओगे उसमें अगर वो सही ना निकले तो आप उस कंपनी को अवॉइड करना। आप इतना ही करके आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको और भी डिटेल्स में आप इसको रिसर्च करके देख के समझ के आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।